डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना, एक बार फिर से आपके सामने बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी पेपर सिलेबस की डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पेपर की चर्चा की थी। आज हम जूलॉजी पेपर सेकंड के बारे में और थर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सेकंड पेपर है कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, और दूसरा है जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कोशिकाओं का परिचय पढ़ेंगे। उसके अंदर कोशिका सिद्धांत दिया गया है। कोशिकाओं में आकारिक या मॉर्फोलॉजी, उसकी साइज या माप, शेप या आकृति, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, उसके आधार पे उनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनके अंदर विभेदित करते हैं। तो कोशिका का परिचय से तात्पर्य यह है कि जो जीवों की संरचनात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक कोशिका है, उसमें क्या क्या विविधताएं हमें दिखाई देती है, उसकी संरचना में, उसकी आकारिकी में, उसकी साइज़ में या माप में, उसके अलग अलग लक्षण कौन कौन से हैं, किन लक्षणों के आधार पर कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजित किया गया है, किस आधार पे उनके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, उनके आधार पे उनका वर्गीकरण आगे हम जीवों का करते हैं। तो ये फंडामेंटल पॉइंट है जिसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम स्लाइडन एंड स्वान का कोशिका सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आपके निगेली, क्रेमर और इत्यादि जो अलग अलग वैज्ञानिक है उनका भी सपोर्टिंग रोल देखेंगे। फिर जीवद्रव्य का भौतिक एवं जैव रासायनिक संगठन। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो हेक्सले के द्वारा जीवन का भौतिक आधार बताया गया, जिसमें उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। अब जीवद्रव्य जो बात है, तो कोशिका की जब हम संरचना देखते हैं तो एक तो उसकी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के बीच में अंदर की तरफ बीच में केंद्रक पाया जाता है और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग होते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक है वो दोनों मिलके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को मिलके जीव द्रव्य बोलेंगे। अब इसका भौतिक आधार से मतलब है उसमें पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, भौतिक घटनाएं देखने को मिलती है। और दूसरा जैव रासायनिक, उसमें जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, उन सभी का हम जो महत्वपूर्ण संगठनात्मक जो चीज़ें हैं काम में ली जाती है, जैसे कि आपके प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है, उनका अध्ययन करेंगे। तो बेसिक हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और उनके द्वारा होने वाली बायोकेमिको फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। फिर कोशिका द्रव्य अंगक, यानी हम कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगकों के बारे में पढ़ेंगे। और उसकी शुरुआत होती है जीवद्रव्य कला से। जीवद्रव्य कला कह दो, कोशिका कला कह दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इत्यादि इसके नाम होते हैं। कोशिका झिल्ली अणुओं के लक्षण क्या है? सिंगर व निकोलसन का तरल मोज़ेक प्रारूप, इकाई झिल्ली की अवधारणा। तो यहाँ पहली चीज़ जो है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स और लिपिड के जो अणु है और उनकी संरचनाएं किस प्रकार है, और संरचनाओं से संबंधित फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि ये जो मोमेंट्स होते हैं दोनों के बीच में, दोनों को जो आपकी कोशिका झिल्ली है उसकी दो लेयर होती है, आउटर और इनर, उनके बीच में मॉलिक्यूल्स है फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं, यानी मोमेंट करते रहते हैं। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है वो ठोस ना होके अर्ध ठोस होती है, अर्ध तरल होती है। इसमें इतनी मोमेंट की गति होती है, काइनेटिक मोमेंट्स देखने को मिलता है। और एक है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट,
रॉबर्टसन वैज्ञानिक है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है इसके बारे में। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार प्रोटीन बाहर और अंदर होता है, बीच में लिपिड, यानी कि सैंडविच मॉडल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार जो मेम्ब्रेन है उसकी संरचना। फिर उसके पश्चात है जीवद्रव्य कला की विशिष्ट संरचनाएं व कार्य। अब जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है उनसे जुड़ी हुई। अब कुछ जो आदिम जीव है उनमें कैप्सूल है जिसको हम संपुट बोलते हैं, और इस तरीके की दूसरी आपके पिलाई वगैरह उसके ऊपर निकले हुए रहते हैं, तो उनके अध्ययन भी हम करेंगे। कोश का झिल्ली गमन निष्क्रिय जो कि विसरण और परासरण द्वारा होता है, और सक्रिय विगमन। तो जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से पदार्थों का जो मोमेंट हो रहा है उसके आधार पे 3 प्रकार का मोमेंट हमें देखने को मिलता है। एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन या विसरण और दूसरा ऑस्मोसिस या परासरण, पहले इनमें थोड़ा सा अंतर समझते हैं। डिफ्यूजन का अर्थ तो सिंपल सा इतना ही होता है कि पदार्थ या अणुओं का अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना या गमन करना विसरण या ऑस्मोसिस विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। जबकि ऑस्मोसिस में 2 तरह की परिभाषाएं चलती है, एक तो विलय के संदर्भ में, एक विलायक के संदर्भ में। तो जलीय माध्यम में जल ही, जो जैवीय माध्यम होते हैं, जैविक तंत्र होते हैं, उनमें जल ही सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम करता है। तो विलायक जो है जल है। तो विलायक के संदर्भ में बात करें तो जल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है, ठीक है। और इसका विलय के संदर्भ में देखें तो विलय अगर कम होगा तो जल के अणुओं का मोमेंट होगा, और विलय ज़्यादा होगा तो जल के अणुओं का मोमेंट कम होगा। और ये सारी चीज़ें हम सापेक्ष देखते हैं, 2 प्रकार के विलयनों के बीच में ये तुलना की जाती है। बहुत अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़ना आगे अच्छे से समझ में आएगा। उसके पश्चात है आपके अंगकों की बारे में बात करते हैं। इसको झिल्ली तंत्र भी बोलते हैं, जिसमें हमें अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम एवं सूक्ष्मकाय की संरचना व कार्य का अध्ययन करते हैं। देखो ये झिल्ली तंत्र बनता है। अब जब इसको हम एंडोस्केलेटन भी बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर को, किसी भी कोशिका की। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक जाली नुमा संरचना के रूप में पूरी कोशिका में उपस्थित रहती है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करती है। केंद्रक में कोई चीज़ बनी तो वो अंतःप्रद्रवी जालिका में भेजी जाती है, वहाँ से होती हुई वो अन्य अंगों तक, कोशिका अंगों तक पहुँचती है। इसी प्रकार कोई पदार्थ जब कोशिका में आता है तो वो भी आगे ट्रांसपोर्ट इसी के माध्यम से होता है। और इसमें ईआर में 2 प्रकार की होती है, एसईआर और आरईआर। यानी कि एसईआर मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ ये लिपिड का संश्लेषण करती है और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन या निराविषीकरण का भी कार्य करती है। और दूसरी है आरईआर, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम, जो एक कोशिकांग है, बहुत छोटा है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के कारखाने के रूप में जाना जाता है, वो जुड़े रहते हैं राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की सहायता से ईआर के ऊपर, इसलिए उसको आरईआर बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य आरईआर करेगी और लिपिड संश्लेषण का कार्य एसईआर करेगी। तो आपको अंतःप्रद्रवी जालिका है उसका कार्य समझ में आया। इसकी संरचना को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें पाए जाने वाली अलग अलग छोटी छोटी संरचनाएं हैं। आपके सेम वैसी संरचनाएं गोल्जी काय में भी पाई जाती है, लेकिन गोल्जी काय का जो कार्य है वो थोड़ा अलग है। ये मुख्य रूप से केंद्र के आसपास ही पाया जाएगा और यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण, उसके अंदर मॉडिफिकेशन और उसका वितरण, ये तीनों कार्य इसमें किए जाएंगे। कोई भी पदार्थ है उसका मैच्योरेशन इसी में होता है, मैच्योर होके ये यहाँ से बाहर चली जाती है।
RER और SER में जो लिपिड और प्रोटीन बनते हैं वो इसमें आते हैं गोल्जी काय में। तो इसकी दो सतह होती है, एक तो सिस और दूसरी ट्रांस। जो सिस सतह होती है उसमें ये लिपिड और प्रोटीन को अंतःपर्दवी जालिका से ग्रहण करता है और ट्रांस फेज से ये इसको आउट करता है। तो गोल्जी बॉडी के मुख्य कार्य क्या है? संश्लेषण भी करेगा, मॉडिफिकेशन भी करेगा, यानी परिवर्तन भी लाएगा और उसका वितरण भी करेगा। फिर है लाइसोसोम। अब जो लाइसोसोम है उसको हम आत्मघाती थैलियाँ भी बोलते हैं। आत्मघाती थैलियों से क्या तात्पर्य है? ये जब कोशिका की सामान्य गतिविधियाँ नहीं चल पाती है उस समय उस कोशिका को ऑटोलाइसिस के द्वारा नष्ट करता है ताकि पूरा सिस्टम खराब ना हो। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई फ्रूट है, उसमें कहीं दाग लग गया है, थोड़ा ख़राब हो गया है, तो हम उसको निकाल देते हैं तो वो बाकी खाने योग्य रहता है। उसको नहीं निकालेंगे तो वो धीरे धीरे पूरे फल को ख़राब कर देगा। वैसे ही हमारे शरीर में जब कोशिकाएं सही से काम नहीं कर पाती तो उस स्थिति में लाइसोसोम अपने जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के माध्यम से, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनके माध्यम से उस कोशिका का पाचन कर देते हैं। और इसके पश्चात है सूक्ष्मकाय। तो ये छोटी आपकी संरचनाएं हैं जिनकी स्टडी हम आगे करेंगे। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया की रचना व निर्माण, ATS इलेक्ट्रॉन वाहन श्रृंखला व ATP अणुओं का निर्माण। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह भी बोलते हैं और इसका कारण यही है कि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। अब वो कैसे होता है तो उसके लिए हमें क्रेब्स साइकिल को भी समझना पड़ेगा और ETS को भी समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ इतना है समझना कि जितने भी भोजन के पदार्थ के जो अवयव है वो ऊर्जा ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण होने के बाद ही दे पाते हैं, जिसमें ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर उपस्थित F1 या ऑक्सीसोम कणों के अंदर संपन्न की जाती है और साथ ही ATP मुक्त होती है। फिर है राइबोसोम, तारककाय, सूक्ष्म नलिकाएं, कसाब, पक्षमाभ एवं केंद्रक की संरचना व कार्य। तो यहाँ हम देखते हैं जो बाकी बच गई संरचनाएं, राइबोसोम जिसको हमने प्रोटीन के कारखाने का है, तारककाय है जो आपके कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जंतुओं में विशेष रूप से पाया जाता है, पादपों में इसकी उपस्थिति नहीं होती। सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि सभी प्रकार के अपने जो स्केलेटल सिस्टम है कोशिका का उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हर एक एक्टिविटी में, चाहे ट्रांसपोर्ट हो चाहे आपके डिवीज़न हो, उन सभी में ये भूमिका निभाती है। इसी प्रकार सरल जो एकोस के जीव होते हैं उनमें कसाब और पक्षमाभ, सीलिया एंड फ्लैजिला कसाब और सीलिया, पक्षमाभ बोलते हैं ये गमन का साधन है, जबकि जंतुओं में कुछ हिस्सों पे पक्षमाभ या सीलिया नॉर्मल जो मोमेंट होता है, जैसे कि अपने इंटेस्टाइन, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पाए जाते हैं, कई जगहों पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ये पाए जाते हैं, जहाँ पे ये उन पदार्थों को आगे की तरफ भेजने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार केंद्रक की संरचना है जिसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली, आपके केंद्रक छिद्र सम्मिश्र, और उसके पश्चात केंद्रक दर्वे, और केंद्रक दर्वे के अंदर फिर आपके आते हैं अंदर की प्रोटीन्स है, उसके प्रोटीन नहीं, DNA और RNA इसमें मुख्य रूप से आते हैं। और लास्ट में है केंद्रिका। तो केंद्रिका है, वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है मुख्य रूप से, और ये विभाजन के समय बदलती भी रहती है, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति देखने को मिलती है। इसके पश्चात हम केंद्रक के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि गुणसूत्र क्या है, आकारिकी, क्रोमोनिमा क्या है, क्रोमोमियर्स क्या है, टीलोमियर्स क्या है, प्राथमिक व द्वितीयक संकीर्णन क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र क्या होते हैं, और लास्ट में वृहद गुणसूत्र, प्रोटीन व लैम्प्रोस। तो देखो, गुणसूत्र और DNA और हिस्टोन प्रोटीन, ये 3 चीज़ें यहाँ पे काम में आती है। तो पहली चीज़ तो DNA और RNA है, वो तो आपको पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोक्सी न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और लिपिड, ये आपके मुख्य मुख्य बड़े अणु होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ जो है जीवों में उसको डीएनए माना गया है, डीएनए को माना गया है। अब डीएनए के अंदर 3 चीज़ें होती है जिसको हम आगे की कक्षाओं में और अच्छे से पढ़ेंगे। और डीएनए के साथ में जब प्रोटीन जुड़ती है, स्टोन प्रोटीन, तो वो मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये क्रोमोसोम है, इनके ऊपर उनकी आकारिकी भिन्न होती है। आकारिकी का मतलब उनकी शेप एंड साइज भिन्न होती है, और इसके आधार पे हम इनके कैरियोटाइप को बनाते हैं। और उसके पश्चात में यहाँ पे जो गुणसूत्र है उसमें कई जगह संकीर्णन पाए जाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक संकीर्णन पाए जाते हैं। और एक ये डीएनए का स्पाइरल जो होता है वो देखने को मिलता है। उसके जो अंतिम खंड जो होते हैं डीएनए के एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो टीलोमियर्स तो जो है वो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्रोमोनिमा है जो वो आपकी वहाँ पे मनके की माला के समान जो फूले हुए भाग होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोमियर्स। आपके इसमें जो डीएनए की जो व्यवस्था है गुणसूत्र में वो देखने को मिलती है। जो प्राथमिक संकीर्णन है वो मुख्य बिंदु होता है ना, जो सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर उसको बोलते हैं। और उसके अलावा कहीं अगर दूसरी जगह कुछ और संकीर्णन हो तो उसको हम द्वितीयक संकीर्णन बोलते हैं। उसके बाद का जो डीएनए होता है या गुणसूत्र का भाग होता है उसको सैटेलाइट या अनुषंगिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। और इसी प्रकार क्रोमेटिड जो है वो गुणसूत्र की आधी भुजा होती है। अगर गुणसूत्र को बीच में से काट दिया जाए तो जो आधा भाग बचता है उसको क्रोमेटिड बोलते हैं, यानी आधा गुणसूत्र, लेकिन इसमें पूरा एक डीएनए होता है। और इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र जो होते हैं उसका शेप एंड साइज यूकैरियोटिक गुणसूत्रों से भिन्न होता है। ये सामान्यतः वृत्ताकार होते हैं, संख्या में 1-2 ही होते हैं और बड़ी साइज में नहीं होते हैं। इसमें लिमिटेड संख्या में डीएनए और जीन्स पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में वृहद गुणसूत्र है। वृहद का मतलब बहुत बड़े, मेगा क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन व लैम्पब्रूस। इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, प्रैक्टिकल में भी ये काम में आता है, देखने को मिलता है। फिर उसके पश्चात में हम आगे देखते हैं कि गुणसूत्रीय संगठन क्या है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन व न्यूक्लियोसोम अवधारणा क्या है। तो देखो, कोशिका विभाजन के समय डीएनए है, ये गुणसूत्र जो है वो 2 प्रकार से अभिरंजित होता है। एक तो हल्का अभिरंजन दर्शाता है, उसको तो हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। एक गहरा अभिरंजन दर्शाता है, उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। यूक्रोमेटिन है वो गुणसूत्रीय जो आनुवंशिक रूप से एक्टिव होते हैं, उनका विभाजन तेज़ी से होता है, नए गुणसूत्रों का निर्माण करने में होता है। हेट्रोक्रोमेटिन आनुवंशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं और इनका विभाजन भी लेट होता है। और न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम में आप देखते हो कि एक हिस्टोन प्रोटीन है, उसके चारों ओर डीएनए की लड़ी लिपटी रहती है और वो लड़ियाँ फिर लिपट के अलग अलग प्रकार से उसका संकुंडलन करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरीके से। तो ये इम्पोर्टेंट अवधारणा है, वो आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और जो सेकंड यूनिट है इसकी वो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए व आरएनए। तो डीएनए की संरचना क्या है। डीएनए की संरचना में हम देखेंगे कि किस प्रकार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फॉस्फेट समूह है। उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म, ये डीएनए के अलग अलग प्रकार है, ABZ, उनको पढ़ेंगे। प्रतिलिपिकरण यानी कि रेप्लिकेशन, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड काम में ली जाती है। इसका एक खंड पुराना रहता है और उसके ऊपर नया खंड बनता जाता है। उसके बाद पॉलीमरेजेस, जो कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं, प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। ट्रोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम जो होते हैं वो कुंडलन को खोलते हैं। एकल स्ट्रैंड योजन प्रोटीन, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस समय इसकी लड़ियाँ खुलती है, तो लड़ियाँ वापस चिपक ना जाए, इसके लिए उसके ऊपर SSB प्रोटीन आके बाइंड करती है ताकि रेप्लिकेशन कंटिन्यू चले। फिर रेप्लिकेशन चिमटी या एक दिशीय वृद्धि और उसकी दिशा कैसी है। तो ये रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है
वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है हमेशा। मतलब इसके दो एंड होते हैं, 5 पॉइंट और 3 पॉइंट। एक्चुअली जब हम नाइट्रोजन बेसेस वगैरह को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि 5 पॉइंट क्या है, 5 प्राइम क्या है और 3 प्राइम क्या है। 5 प्राइम पे फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ रहता है और 3 प्राइम पे OH एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ रहता है। तो हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद में लीडिंग व लैगिंग स्ट्रैंड्स क्या होते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड होता है, जहाँ डीएनए नया जो डीएनए बन रहा है वो लगातार बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड वो होता है जहाँ पे डीएनए टुकड़ों में बनता है और उन टुकड़ों को ओकोजाकी खंड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आरएनए प्राइमर्स और ओकोजाकी अंश की प्रारंभिक जानकारी। तो आरएनए प्राइमर्स से मतलब यह है कि डीएनए संश्लेषण के समय जब प्रारंभिक प्रक्रिया जो शुरू होती है वो प्राइमर के द्वारा होती है। प्राइमर का अर्थ ये यहाँ पे शुरुआत करने वाला, और वो होता है आरएनए, जो कुछ आरएनए स्ट्रैंड का बना होता है। और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इसको स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को। उसके बाद डीएनए क्षतिपूर्ति की प्रारंभिक जानकारी। अब डीएनए कई बार क्या होता है, डैमेज हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी कुछ एंजाइम ये आपके पॉलीमरेजेस काम में आते हैं। फिर आपके आरएनए है, उसकी संरचना क्या है और उसके प्रकार क्या है वो पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट में हमने पढ़ा है डीएनए की स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन को। सेकंड में पढ़ेंगे हम आरएनए की स्ट्रक्चर को और उसके अंदर पाए जाने वाले ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन को। तो यहाँ पे आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे तो बहुत होते हैं। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। और उसके पश्चात में अनुलेखन की जो गतिविधि है उसमें हम पॉलीमराइजेशन देखेंगे, उसकी 5 डेज कैपिंग देखेंगे, 3 डेज पॉली एटेल देखेंगे, एक्सॉन व इंट्रॉन की प्रारंभिक जानकारी देखेंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक्सॉन व इंट्रॉन है। एक्सॉन वो पार्ट होता है जहाँ रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होना है यानी अनुलेखन होना है, और इंट्रॉन वो पार्ट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के दौरान बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक्सॉन है वो डीएनए का ऐसा पार्ट होता है जिसका अनुलेखन होता है, जबकि इंट्रॉन जो है वो डीएनए का ऐसा भाग होता है जहाँ अनुलेखन नहीं होता है। उसके पश्चात अनुलेखन या अनुवादन की जो ये प्रक्रिया है उसमें जितने भी प्रोटीन भाग लेते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अनुलेखन की जो मैकेनिज्म है उसको पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है और अनुलेखन में डीएनए से आरएनए बनता है। फिर उसके बाद आनुवंशिक कूट व उसके लक्षण पढ़ेंगे। अब आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड जो है वो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलके बना होता है और उसके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सल होता है, इसकी अपहास्यता कभी देखने को मिलती है, ये लगभग सभी जीवों में एक जैसा सही होता है। अलग अलग पॉइंट्स हैं मुख्य रूप से, और एक टेबल जो बनेगी अलग अलग इसके आधार पे प्रोटीन जो बनते हैं उसको हम समझेंगे। फिर है अनुवादन या ट्रांसलेशन। जो आनुवंशिक सूचना थी डीएनए और आरएनए में उसको डिकोड करके प्रोटीन में बदलना, उस सूचना को प्रोटीन में लाना, ये अनुवादन है। फिर आता है कोशिका प्रजनन यानी कि सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन है तो कोशिका का विभाजन होगा, और विभाजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब यहाँ इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है इंटरफेज और दूसरी है डिवीजन फेज। इंटरफेज यानी कि 2 विभाजनों के बीच की अवस्था जहाँ कोशिका आराम करती है, और वास्तव में आराम नहीं करती है, विभाजन के दौरान बनने वाले आवश्यकता पड़ने वाले प्रोटीन्स का संश्लेषण करती है इंटरफेज में। और इसको 3 भागों में बांटा गया है, G1, S और G2। इंटरफेज में ग्रोथ फेज फर्स्ट, डीएनए संश्लेषण जहाँ होता है वो S फेज, और G2 जहाँ फिर से प्रोटीन्स बनती है। तो जो G1 है उसमें तो ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है जो कि डीएनए के संश्लेषण में भाग लेते हैं, जबकि G2 यानी ग्रोथ 2 में ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है जो M फेज में
या हम कहते हैं डिवीज़न फेज में काम आते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री यानी कि समान विभाजन। समान विभाजन से क्या मतलब है? जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है वो उतनी ही मात्रा में कोशिका, पुत्री कोशिका में जाएगा। तो इसके चरण व क्रिया क्या है? मतलब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। जो इंटरफेज है वो तो यही रहेगी G1 S और G2, जबकि इसमें जो मैचुरेशन फेज है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 आपके अवस्थाएं देखने को मिलती है। और इसमें तर्कु उपकरण की संरचना व कार्य, एनाफेजीय गति, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ जो आपने पहले देखा था तारकाय, जो तारकाय है वो इसमें विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कोशिका के ध्रुवों की तरफ पहुँच के, दोनों साइड पहुँच के, पहले तो तारकाय, तारक केंद्र बनता है ना, जो उसमें विभाजन होने से 2 तारक केंद्र बनते हैं और वो दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और उसमें फिर तारक किरणें निकलती है जो डीएनए के जो आपका बीच वाला जो प्राथमिक संकीर्णन होता है सेंट्रोमियर, वहाँ जाके जुड़ते हैं और उसके पश्चात में उनमें अलग अलग ये आप देखते हो एनाफेजीय गतियाँ जो देखने को मिलती है, जिसमें कि अलग अलग आकृतियाँ भी बनती है। कोई एल आकृति बन रही है, कोई वी आकृति बन रही है, कोई आई आकृति बन रही है, वो भी उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन। नाम से स्पष्ट है, अर्ध यानी आधा। अब आधा क्या? तो आधा है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। पैतृक या जनक कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ की आधी मात्रा का रह जाना। अब इसमें वो भी चरण और क्रिया क्या है, तो वो इसमें इसको 2 बार विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और इनके बीच की जो अवस्था है उसको हम इंटर काइनेसिस बोलते हैं। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर जो प्रोफेज होती है वो बहुत लंबी होती है और उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनोसिस, ये अलग से कुछ अवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसमें जो क्रोमेटीन है, आनुवंशिक पदार्थ का रूप है, वो अपनी बदलाव किस प्रकार लाता है वो देखते हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो इक्वल टू समसूत्री विभाजन। मियोसिस सेकंड इज इक्वल टू माइटोसिस। तो यहाँ पे युग्मन और सिनोप्टोनिमल संकुल है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे युग्मन जो है, युगली भी बोलते हैं, बाइवेलेंट भी बोलते हैं, जिससे टेट्राड बनते हैं, वो अवस्था भी हमें देखने को। तो यहाँ युग्मन जो होगा वो समजात गुणसूत्रों के मध्य होगा, एक पिता से एक माता से आएगा। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो भी इसी जाइगोटीन फेज के अंदर बनेगा। फिर काइज़मा का निर्माण एवं भविष्य। अब यहाँ पे एक अक्ष की आकृति की संरचना बनती है जो डिप्लोटीन में हमें विजिबल होती है और डाइकाइनेसिस में वो सेपरेट हो जाती है। और जीन विनिमय का महत्व, ये जो काइज़मा बनता है वहाँ पे गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है। तो क्रॉसिंग ओवर है वो यही है कि समजात गुणसूत्रों के सहोदर अर्ध गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। फिर से बता रहा हूँ, समजात गुणसूत्रों के असहोदर अर्ध गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय जीन विनिमय कहलाता है। अब यहाँ एक होता है लिंकेज या सहलग्नता। तो लिंकेज है वो क्रॉसिंग ओवर का उल्टा होता है। लिंकेज का अर्थ है आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए से निर्मित जीन्स है उनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति। एक गुणसूत्र पे जितने भी जीन्स है वो एक गुणसूत्र के साथ ही पूरी तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये अपोजिट चीज़ें हैं। उसके बाद में हम इसकी थर्ड यूनिट के बारे में देखते हैं, मेंडलवाद। ये जेनेटिक्स है, बहुत ही अच्छा विषय है ये भी।
जेनेटिक्स के अंतर्गत हम मेंडल को पढ़ते हैं। मेंडल का परिचय है, कार्य है, नियम है, उसके द्वारा प्रतिपादित हाइब्रिडाइजेशन के जो नियम दिए गए थे, उसका प्रयोग था, उसको पढ़ते हैं। उसके संबंधित प्रभाविकता और अपूर्ण प्रभाविता, महत्व और वर्तमान स्थिति को पढ़ते हैं। तो मेंडल अपने आप में एक पूरा एक टॉपिक है, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। तो देखो, मेंडल एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का अच्छा नॉलेज था और साथ ही लेबोरियस था। कॉन्सेप्ट क्लियर थे। एक बार में उसने एक ही लक्षण का अध्ययन किया। उद्यान मटर जो कि कम समय में वृद्धि करता है, उसको काम में लिया और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया, इसलिए उसका प्रयोग सफल रहा। उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। उसने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके आधार पे उन्होंने कुछ नियम भी दिए गए थे और उसका वर्तमान में कितना महत्व है ये भी हम इसमें जानेंगे। फिर है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, अगुणिता, द्विगुणिता, बहुगुणिता, असगुणिता। तो यहाँ देखो, गुणसूत्रों में म्यूटेशन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उसकी संख्या में और एक होता है उसकी संरचना में। तो संख्या में परिवर्तन होने से मतलब है जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है तो 45 हो गए, 47 हो गए, इस तरीके से। दूसरा, हमारे अंदर गुणसूत्रों के दो सेट है, 2n है, तो 2n का n रह जाना, 3n हो जाना, 4n हो जाना, इस तरीके से हमें संख्यात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इसी के कारण हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिनको हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब देखो, डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, यानी 21वां गुणसूत्र जो ऑटोसोमल गुणसूत्र है उसकी एक संख्या बढ़ जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक अक्स गुणसूत्र कम पे बनता है, जिससे जो फीमेल है वो नॉन फर्टाइल होती है, इनफर्टाइल रहती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, आनुवंशिक विकार है जिसमें एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है और इसमें भी इनफर्टाइल होता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जो है फिर यहाँ पे हमें उसकी जो स्थिति है उसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें डिलीशन है, विलोपन, डुप्लीकेशन है, द्विगुणन, स्थानांतरण और प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन। तो यहाँ देखो कि गुणसूत्रों में कुछ खंडों का लोप हो रहा है, कुछ खंडों का गुणन हो रहा है, कुछ खंडों का स्थानांतरण और कुछ खंड है वो अपनी स्थिति 180 डिग्री पे बदल रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, उसके जो लक्षण हैं वो बदल जाएंगे, उसकी जो रिस्पॉन्स है वो बदल जाएगा। फिर है जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार। यहाँ पे डी व्रीज है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी और इसके बारे में हम विस्तार से अंदर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सहलग्नता व जीन में बेसिक हमने पढ़ लिया, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है लिंग निर्धारण व लिंग संलग्न वंशागति। तो यहाँ बहुत ही अच्छी थ्योरी दी गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसमें मनुष्य का हम देखते हैं, उसके अलावा पक्षियों में भी देखते हैं और कुछ तितलियों में और टिड्डों में भी हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और लिंग संलग्न वंशागति, इसको हम सिंपल समझ लें कि कोई जीन अगर अक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है तो वो फीमेल में अलग रेस्पॉन्स देगी और मेल में अलग। क्यों? क्योंकि वहाँ दो एक्स गुणसूत्र है, तो अगर एक में खराबी हो गई तो दूसरी वाली कंपनसेट कर सकती है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं है। मेल में वो हमेशा ही डोमिनेंटली बिहेव करेगी, जबकि वाई गुणसूत्र है उसके ऊपर अगर कोई म्यूटेशन हुआ है तो वो लड़कों को ही प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि वाई गुणसूत्र केवल मेल्स में होता है। फिर है आगे आनुवंशिक पारस्परिक क्रियाएं, यानी कि एलिलिक इंटरेक्शन इसको हम बोलते हैं। जो जीन के जो रूप होते हैं एलिल, उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, तो उससे हम पूरक जीन, संपूरक जीन, डुप्लीकेट जीन, उसी से संबंधित प्रबलता, रोधकता, बहुरूपी जीन, बहुगुणकीय जीन, आनुवंशिकी, इन सब को बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और अक्सर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और बच्चे कंफ्यूज होने की वजह से कर नहीं पाते। इसको हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है आपके एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर और इनका महत्व है। तो इसको
डॉक्टर से हमेशा काम में लेते हैं। और यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी इंट्रैक्शन भी होती है। एंटीजन जो है आरबीसी की सतह पे पाई जाती है, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ए और बी और आरएच एंटीजन। तो यहाँ जो ए और बी एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पे पाया जाएगा, और उनकी अनुपस्थिति है उस स्थिति में उस रक्त समूह को ओ बोलते हैं। और आरएच समूह उपस्थित है या नहीं, इसके आधार पे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और ये रुधिर आद्यान में यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो कई प्रकार से एग्रीगेशन होने से जीवों की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस कक्षा में हमने जो द्वितीय पेपर है आपका साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स यानी सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स है, उसका पूरा अच्छे से विस्तार से इसको सिलेबस को समझा है। इसी किताब के बारे में आगे डिटेल से हम पढ़ देंगे इस साल में। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।